हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है निर्वनीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा निर्वनीकरण या डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले निर्वनीकरण और वनों का महत्व देखेंगे, मतलब डिफॉरेस्टेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो निर्वनीकरण क्या है? निर्वनीकरण का मतलब होता है मानव अपनी जरूरतों जैसे हमारी खेती, उद्योग, आवास, इनको पूरा करने के लिए मानव क्या है अपनी जरूरतों जैसे हमारी खेती, उद्योग और आवास, इनको पूरा करने के लिए जब जंगलों को बड़े पैमाने पे और तेजी से काटता है। कैसे? जंगलों को बड़े पैमाने पे और तेजी से काटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वनीकरण कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि मानव क्या है अपनी जरूरतों जैसे खेती, उद्योग, आवास, इनको पूरा करने के लिए जब जंगलों को बड़े पैमाने पे और तेजी से काटता है तो उसे क्या बोलते हैं? निर्वनीकरण कहते हैं। अब बात करें वन हमारे लिए क्यों जरूरी है। वन क्या है हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी बात करें तो पहला कारण आता है हमारा क्लाइमेट कंट्रोलर, मतलब जलवायु नियंत्रक के रूप में। वन क्या है? वायुमंडल से सबसे अधिक मात्रा में वन क्या हो करते हैं? वायुमंडल से सबसे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, CO2 है उसको सोखते हैं। और अगर ये वन नहीं होंगे तो ये हमारे ग्रीन हाउस गैस के वायुमंडल, जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है CO2, ये वायुमंडल में रह के भयानक ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देगी। तो CO2 इतनी खतरनाक नहीं होती गैस के रूप में उतनी जितनी हमारे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारी ये खतरनाक होती है। फिर जल चक्र या वाटर साइकिल की बात करें तो पेड़ क्या अपनी जड़ों से पानी को सोखते हैं। क्या पेड़ अपनी जड़ों से पानी को सोखते हैं और पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन करके उसे वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है? बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो जल चक्र में भी हमारे पेड़ पौधे काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसमें? जल चक्र में। तीसरा था बाढ़ और मृदा अपरदन नियंत्रण के रूप में। क्या? बाढ़ और मृदा अपरदन नियंत्रण के रूप में देखिए, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर बांधे रखती है। क्या पेड़ों की जड़ें क्या मिट्टी को कसकर बांधे रखती है? और जब बारिश होती है तो वह पानी की गति को धीमा कर देती है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है और उपजाऊ मिट्टी बहने से बच जाती है। मतलब मृदा अपरदन रुक जाता है। तो पेड़ पौधे हमारे बाढ़ को रोकते हैं, साथ ही साथ मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का काम भी करते हैं। फिर आवास और आजीविका की बात करें तो दुनिया के 50% से अधिक वन्य जीव, क्या दुनिया के 50% से अधिक वन्य जीव और पौधे जंगलों में ही रहते हैं। साथ ही हमारी दुनिया के 1.6 अरब लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने रोजगार जैसे लकड़ी, औषधि, रबड़, इन सब के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारे लिए वन क्यों जरूरी है। पहला कारण आता हमारा जलवायु नियंत्रक के रूप में, दूसरा कारण आता हमारा जल चक्र के लिए, तीसरा बाढ़ और मृदा अपरदन पर नियंत्रण करने के लिए, चौथा आता आवास और आजीविका के लिए। अब हम देखेंगे निर्वनीकरण क्यों हो रहा है, निर्वनीकरण के क्या कारण है, कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन की बात करें तो वनों के विकास को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। विकास नहीं, विनाश को। वनों के विनाश को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला कारण आता है हमारा कौन सा? प्राकृतिक कारक, जिसे हम नेचुरल कॉजेज कहते हैं। इनका प्रभाव क्या बहुत कम और सीमित होता है। जो नेचुरल कॉजेज है, प्राकृतिक कारण, इनका प्रभाव क्या होता है? कम और सीमित होता है। मतलब प्रकृति खुद ही अपने आप को ठीक कर लेती है। इनके कारणों की बात करें तो प्रकृति क्या है? खुद को वापस ठीक करने की क्षमता होती है प्रकृति के पास। जंगलों में बिजली गिरने या भयंकर गर्मी की वजह से, क्या जंगलों में बिजली गिरने या भयंकर गर्मी की वजह से आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स हो जाती है, ज्वालामुखी फट जाते हैं या कहीं पे बाढ़ आ जाती है, पेड़ों में लगने वाली कोई बीमारियां या परजीवियों का हमला होता है। तो इस तरह की दिक्कतें होती है वनों के अंदर, लेकिन नॉर्मली प्रकृति क्या करती है? अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती है इस तरह की दिक्कतों से। अब हम देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मतलब मानवजनिक कारणों की बात करें तो ये वनों के विनाश का सबसे बड़ा और खतरनाक कारण है। कौन सा? हमारा मानवजनिक कारक। UNFCCC के आंकड़ों के अनुसार देखिए तो कृषि इसमें 80% योगदान देती है। तो बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए, क्या बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए जंगलों को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं। इसमें हमारे जो स्थानांतरित कृषि है, झूम कृषि, इस सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। कौन सी कृषि? झूम कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, जहाँ हमारे जंगलों को काटकर खेती की जाती है। 14% हमारे लॉगिंग और लकड़ी कटाई की बात करें, लॉगिंग या फिर लकड़ी कटाई की बात करें जो 14% योगदान देता है निर्वनीकरण में। हमारे फर्नीचर, कागज और अन्य उद्योगों के लिए, क्या फर्नीचर, कागज और अन्य उद्योगों के लिए पेड़ों की क्या अंधाधुंध कटाई की जाती है। इसके लिए हमारे बहुत सारे काम है, जैसे फर्नीचर, कागज और अन्य उद्योगों के लिए क्या किया जाता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती है। तो बात करें ईंधन की, ये 5% योगदान देता है। तो आज भी विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर लकड़ी का उपयोग चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है। लकड़ी का उपयोग किसमें करते हैं? चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है। तो शहरीकरण, खनन की बात करें तो नई नई सड़कें बनाना, बांध बनाना, शहर बसाना,
या फिर खनिज जैसे हमारा लोहा, कोयला, इनको निकालने के लिए पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दिया जाता है। तो हमने मानव जनित कारण देखे कौन कौन से। कृषि हमारा 80% योगदान देती है, लॉगिंग या लकड़ी कटाई की बात करें 14%, ईंधन 5% और शहरीकरण और हमारे खनन तो पूरे के पूरे जंगल को साफ ही कर देता है। निर्वनीकरण हो गया। निर्वनीकरण के बाद इसके भयंकर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनकी बात करें। पहला दुष्प्रभाव आता है ग्लोबल वार्मिंग और सूखा। तो पेड़ कटने से CO2 का स्तर बढ़ रहा है। क्या पेड़ कटने से क्या होता है, CO2 का स्तर बढ़ता है, जिससे धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। वाष्पोत्सर्जन रुकने से क्या नमी कम हो जाती है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन रुकने से क्या होता है, नमी कम हो जाती है, बारिश नहीं होती और धीरे धीरे इसका सारा का सारा इलाका किस में बदल जाता है, रेगिस्तान या मरुस्थलीकरण में बदल जाता है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो ढलान जो हमारे पेड़ है, पहाड़ है, तो ढलानों मतलब पहाड़ों पर पेड़ कटने से मिट्टी कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिससे हमारे भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ जाती है। तो आप इसे याद रखें, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती है, जैसे हमारे क्या भूस्खलन बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों की ढलाने हैं वहां पे पेड़ कटने से मिट्टी कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है। तो जैव विविधता के विनाश की बात करें, किसकी जैव विविधता का विनाश होता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे हमारे अमेजन के जंगल है, ये दुनिया के सबसे घने जंगल है। क्या है, कैसे है? दुनिया के सबसे घने जंगल है। और जब ये कटते हैं तो हजारों वन्य जीव और पक्षियों की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे निर्वनीकरण को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो 3R का पालन करना। 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्या? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इनका उपयोग करना। जैसे कागज का कम से कम इस्तेमाल करना और उसका करना तो पुनर्चक्रण करना। ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाना, ये व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति कर सकता है। सरकारी स्तर पे देखें तो सख्त कानून बनाना, अवैध कटाई को रोकना, हाइड्रोपोनिक्स मतलब बिना मिट्टी की खेती करना, जैसे नई नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना, और लकड़ी के विकल्प जैसे फर्नीचर के लिए बांस का उपयोग करना, लोहे का उपयोग करना, स्टील का उपयोग करना, तो ये भी किया जा सकता है और ये हमारे क्या सरकारी स्तर पे किया जा सकता है। तो हमने पहला उपाय देखा व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पे। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा रेड प्रोग्राम चलाया गया है, REDD, रेड प्रोग्राम चलाया गया है, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में केवल इनसे ही प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा कार्यक्रम है? रेड कार्यक्रम। जो रेड कार्यक्रम जो हमारे UN के द्वारा चलाया गया था, ये हमारे 2008 में चलाया गया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र के 3 बड़े संगठन FAO, UNEP और UNDP, इन तीनों ने मिलकर चलाया था। किस किसने? हमारा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNEP और UNDP, ये तीनों मिलके रेड कार्यक्रम चला रहे हैं 2008 से। इसकी शुरुआत हमारे 2007 के जो बाली सम्मेलन हुआ था, वो जिसे COP13 कहते हैं, उसके बाद हुई थी। इसकी शुरुआत हमारे 2007 के बाली सम्मेलन के बाद हुई थी, जिसका मुख्य काम क्या था? विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देना। क्या इसका मुख्य काम क्या था? हमारे विकासशील देशों को तकनीकी सलाह देना, ताकि वे अपने यहाँ के जंगलों की कटाई को रोक सके। रेड का पूरा नाम क्या होता है? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। आप इसे याद रखें, रेड का पूरा नाम क्या था? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जिसका सीधा सीधा लक्ष्य होता है कि वनों की कटाई और उनके शरण को रोकना। ये वनों की कटाई, उनके शरण को रोक कर कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ये है ना इसका मुख्य लक्ष्य रेड का। अब रेड के बाद में एक और कार्यक्रम चला, रेड प्लस। अगला कार्यक्रम चला रेड प्लस। तो रेड प्लस की बात करें तो रेड का एक उन्नत और व्यापक रूप है। रेड का क्या? उन्नत और व्यापक रूप हमारा रेड प्लस। जिसमें प्लस क्यों लगाया है? इस प्लस का क्या अर्थ है? इसमें केवल कटाई को रोकना शामिल नहीं है। क्या है इसमें? केवल कटाई को रोकना शामिल नहीं है, बल्कि वनों का संरक्षण करना, उनका सतत प्रबंधन करना मतलब सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, और कार्बन सिंक मतलब पेड़ों की संख्या को बढ़ाना भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इसे रेड प्लस कह सकते हैं। बात करें वित्तीय प्रोत्साहन या फाइनेंशियल रिवॉर्ड की, तो रेड प्लस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि विकासशील देश जैसे हमारा भारत, ब्राजील, उनको क्या है, उनके द्वारा बचाए गए जंगलों के लिए पैसा मतलब परिणाम आधारित भुगतान देता है। यदि वो अपने जंगलों को बचाते हैं तो इसके लिए क्या है, इन देशों को पैसा दिया जाता है। यानी अगर कोई देश अपने जंगल बचाकर दुनिया के लिए कार्बन रोकने का काम कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे इसके बदले में वित्तीय मूल्य या फंड प्रदान करेगा। तो इसके जरिए रेड प्लस के तहत क्या पैसा भी दिया जा रहा है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने क्या निर्वनीकरण के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।